हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गेन। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। इस वीडियो में हमने जिन क्वेश्चंस को शामिल किया है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट इन सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। हेरिडिटी को हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता भी कहते हैं। ये क्या होता है? माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो बच्चे को जन्मजात ही प्राप्त हो जाती हैं, जन्म के समय से ही जो प्राप्त हो जाती हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है? मानव के आसपास की वो सभी वस्तुएं, वो सभी सजीव प्राणी या परिस्थितियां जो उसे प्रभावित करती हैं, वो होता है पर्यावरण या एनवायरनमेंट। तो ये हो गया आनुवंशिकता और वातावरण। तो देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक और जो बहुत ही फेमस टर्म है जो पूछा जाता है वो है प्रकृति और पोषण। जहाँ पर प्रकृति का अर्थ है हेरिडिटी एंड पोषण का अर्थ है एनवायरनमेंट। प्रकृति और पोषण जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता एक कैसी संरचना है? तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीय, गत्यात्मक या स्थिर। आनुवंशिकता जो है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है। क्यों है? क्योंकि आनुवंशिकता के दौरान बालक को जन्म से ही गुण प्राप्त हो जाते हैं, विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं और ऐसी विशेषताएं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते बार बार वो क्या होती हैं? स्थिर होती हैं, स्टैटिक होती है। इसलिए आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मानव का विकास है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? नाममात्र की, महत्वपूर्ण, आकर्षक या अपूर्वानुमेय? तो देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों ही कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम भी महत्वपूर्ण होता है और वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। दोनों ही व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं, बुद्धि को भी प्रभावित करते हैं, संपूर्ण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से जो बच्चा आता है वो कब कठिनाई का अनुभव करता है? निम्न 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव वो कब करेगा, हमें ये बताना है। सुनिर्मित पाठ में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो देखिए, जो बच्चा असंगठित घर से आता है ना, वो स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्र अध्ययन के लिए कह दिया जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए कह दिया जाता है, तब वो ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठ, नियोजित निर्देश, अभ्यास पुस्तिकाएँ फिक्स होती हैं, उसे फिक्स बता दिया जाता है, वो कर लेता है अपना। लेकिन जब उसे स्वतंत्र अध्ययन के लिए कहते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है परिवार का कल्याण, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या इनमें से सभी? तो देखिए, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण, ये सभी बालक को प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है कि उसके परिवार का वातावरण खराब हो या कक्षा का वातावरण खराब हो, उसके आसपास का वातावरण खराब हो, वो भी उस पर प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव का व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या केवल आनुवंशिकता का? तो देखिए, व्यक्तित्व या पूरे संपूर्ण मानव विकास की बात करी जाए, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? हमें इसमें से आनुवंशिकता संबंधी कारक बताना है। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो देखिए, जो चिंतन पैटर्न होता है वो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। समक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, व्यक्तियों के प्रति एटीट्यूड कैसा है, ये समाज पे डिपेंड करता है। समाज क्या हो गया? पर्यावरण का, वातावरण का एक कारक है, तो ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड हो गया। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, फिर समाज आ गया। समाज क्या है? एनवायरनमेंट है। और आँखों का रंग, तो देखिए आँखों का रंग जो है वो पूरी तरीके से हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है आँखों के रंग में। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? अधिगम योग्य वातावरण बताना है हमें, कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। देखिए, निष्क्रिय रूप से सुनना, हमारा ऑप्शन वही राइट होगा जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पे तो वर्ड ही निष्क्रिय आ गया, तो ये तो राइट हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। जब बच्चा ही निष्क्रिय है तो लर्निंग होएगी नहीं, लर्निंग वाला वो वातावरण हो ही नहीं सकता। निरंतर गृह कार्य देना, तो देखिए निरंतर सिर्फ गृह कार्य ही देता रहना लर्निंग नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सिखाने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, तो सिखाने वाले द्वारा कार्य करना, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें स्टूडेंट जो है, बालक जो है वो एक्टिव होना चाहिए, वो सेंटर में होना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। देखिए, जब हम विद्यार्थियों को छूट देंगे तो वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे, वो अपना सोचेंगे, उनका माइंड थोड़ा और क्रिएटिव बनेगा। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। बच्चा अगर, बालक अगर एक्टिव है तो वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? हमें सही कथन चूज़ करना है आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में। समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी जो है उसमें बता रखा है कि 50-50% क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया, तो ऐसा नहीं होता कि 50% आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, 50% ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बता रखा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है और वास्तविक विकास आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता जरूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस पर वातावरण का ही प्रभाव पड़ेगा या इस साइड आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा, कोई ऐसा पहले से फिक्स नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये भी रॉन्ग है, एक साथ परिचालित होते हैं वो। समवयस्कों मीन्स पीयर ग्रुप और पितृत्व मीन्स जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होते। समवयस्क पीयर ग्रुप मतलब समाज से आ गया, पितृत्व मीन्स जीन्स के आनुवंशिकता से आ गए, और मतलब वातावरण और आनुवंशिकता हो गया, इनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो सही है, ये योगात्मक नहीं होता, ये क्या होता है? गुणात्मक होता है, ये होता है गुणात्मक। तो ऑप्शन जो ए है वो ही सही है, क्योंकि इस ऑप्शन में बता रखा है कि योगात्मक नहीं होता, तो सही बता रखा है गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? हमें गलत कथन बताना है वंशानुक्रम के संदर्भ में। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, तो ये तो सही है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी राइट है। शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये भी सही है। वंशानुक्रम शारीरिक संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो देखिए, ये जो ऑप्शन डी है इसमें वातावरण का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सिर्फ वंशानुक्रम से ही डिपेंड नहीं है, इसमें वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र
के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि व्यवहार को समझने के लिए घर का वातावरण महत्वपूर्ण है। ये किस सिद्धांत में कहा गया है? तो देखिए, एक जो मनोवैज्ञानिक हैं यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। इसमें इन्होंने 5 चरण दिए हैं, 5 लेवल हैं इसके। जो पहला लेवल है माइक्रो सिस्टम, उसमें इन्होंने बच्चे के लिए घर और उसका स्कूल और उसका प्लेग्राउंड, इन सब को रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और इस पर बच्चे पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है इनका। तो जिनका बालक पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं। इन्होंने ऐसा कहा है कि सबसे पहले माता पिता का, सहपाठियों का और उसके प्लेग्राउंड में जो साथी हैं, आस पड़ोस का, स्कूल का, इनका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। तो इसी थ्योरी में जो ऑप्शन है पारिस्थितिकी, यही हमारा राइट आंसर है। व्यवहारवादी के जनक कौन है? तो देखिए, व्यवहारवाद जो है उसके जनक है वाटसन, और इसमें और भी मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी के हम बता चुके हैं यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर, और रचनावादी के हैं पियाजे, कंस्ट्रक्टिविस्ट के पियाजे हैं। सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में वाइगॉत्स्की आ जाते हैं। तो ये सभी जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसमें इन्होंने कहा है कि माइक्रो सिस्टम में जो है ना, जो भी रखे गए हैं स्कूल, माता पिता, सहपाठी, प्लेग्राउंड, वो सबसे पहले बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो देखिए, आरवी कैटल ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने बुद्धि के 2 टाइप बताए हैं, एक तो तरल बुद्धि होती है और एक होती है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि कौन सी होती है? तरल बुद्धि में इन्होंने आनुवांशिक कारकों को रखा है, आनुवांशिक क्षमताओं को इन्होंने तरल बुद्धि कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन पर प्रशिक्षण का या इन पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आनुवांशिक जो मिली है वैसी ही रहेंगी। तो तरल बुद्धि तुल्य वंशानुगत कारकों से। और ठोस बुद्धि को क्या है? ठोस बुद्धि के अंतर्गत किससे रखा है? ठोस बुद्धि के अंतर्गत वो तरल बुद्धि है जिसका प्रशिक्षण पर, वातावरण पर प्रभाव पड़ जाता है। प्रशिक्षण से, वातावरण से वो और निखर जाती है, वो आती है ठोस बुद्धि के अंतर्गत। और तरल बुद्धि में वो आती है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वातावरण का, ना कोई प्रभाव पड़ता है प्रशिक्षण का। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। यह कार्य डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? वातावरण करता है परिस्थितियों का निर्माण। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन चूज करना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो ये राइट है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये रॉन्ग है, हमें गलत ही बताना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना है वंशानुक्रम है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। खोज और पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण या स्थिरता और परिवर्तन। तो देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। तो देखिए, माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए,
पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाली संतान में क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ये पिता से होता है। टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये फीमेल्स को अफेक्ट करता है। फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX होते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला होती है उसमें इस XX क्रोमोसोम में से सिर्फ एक एक्स ही प्राप्त होता है। तो जिससे कि टोटल जहाँ 46 गुणसूत्र होते हैं उसके पास सिर्फ 45 ही पहुँचते हैं। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है विल्सन सिंड्रोम। विल्सन सिंड्रोम में क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कॉपर जमा होने लगता है, जिससे उसे और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो विल्सन सिंड्रोम है ये क्या है? एक आनुवांशिक रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा एक सही क्रम है? देखिए ऑप्शन ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या और ब्लास्टोसिस्ट। तो ऑप्शन जो डी है वो एक सही क्रम में है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का या अभिप्रेरणा का? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम है। अभिप्रेरणा का नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ये जो तीनों नियम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सीटेट में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार इन्हें देख लेते हैं। समानता का नियम क्या है? समानता का नियम है लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, मतलब समान, जैसे माता पिता उसी के समान उसकी संतान। माता पिता लंबी है तो बच्चे भी उसकी संतान भी लंबी है। माता पिता अगर गोरी है, कलर साफ़ है तो बच्चे का कलर साफ़ है। माता पिता का कलर डार्क है तो बच्चे का कलर डार्क है। ये समानता पर है, जैसी माता पिता वैसी उसकी संतान। भिन्नता इसका अपोजिट है। भिन्नता का नियम है लॉ ऑफ वेरिएशन, मतलब समानता का एकदम उल्टा है। जैसा है माता पिता वैसी उसकी संतान नहीं। जैसे माता पिता अगर लंबे हैं तो उसकी संतान क्या है? छोटी है। ये नियम इस पर डिपेंड करता है। माता पिता अगर गोरे हैं तो उनकी संतान थोड़ा डार्क कलर है। तो ये होता है भिन्नता। प्रत्यागमन क्या है? देखिए प्रत्यागमन क्या है? जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है ये गुण पर बात करता है। जैसे माता पिता के गुण है उसके अपोजिट बच्चे के गुण है। जैसे माता पिता अगर तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चा है मंद बुद्धि का। ये है प्रत्यागमन का सिद्धांत, वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का सिद्धांत है। और ये जो समानता और भिन्नता का है ये शारीरिक बनावट पे ज़्यादा बात करते हैं, प्रत्यागमन गुण पे बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल। जन्मजात गुणों का योगफल होता है वंशानुक्रम। ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं? XX, YY, XXX या X। तो देखिए सामान्य जो महिला होती है उसमें X और X गुणसूत्र होते हैं। सामान्य पुरुष में X और Y होते हैं, महिलाओं में X ही होते हैं, दोनों समान होते हैं। लेकिन पुरुष जो होता है उसमें एक X और एक Y होता है। तो आज के ये क्वेश्चन हमने इसी 20 क्वेश्चन ही लिए थे इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।